हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दीन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू राइट आंसर इन एग्जाम। आज के समय में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जैसे जैसे हमारा लेवल इंक्रीज होता है, जैसे जैसे हम एग्जाम देते हैं तो हमें एक्सपीरियंस मिलता है कि हमें कैसे आंसर लिखना चाहिए। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी भी सही तरीके से आंसर लिखना नहीं आता और जिसके कारण से उनको नंबर कम मिलते हैं और वो ब्लेम दूसरे को कर देते हैं कि नंबर हमें कम मिले, टीचर को चेक करने नहीं आया या फिर चेक करने की फैसिलिटी जो थी अच्छी नहीं थी, ठीक है, बाइस्ड टीचर थे, ऐसा करके कई बार चीज़ें हमें सुनने के लिए मिलती हैं। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें सही तरीका पता नहीं होता कि हमें आंसर कैसे लिखना है, किस तरीके से हम आंसर को एक्सप्रेस करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे नंबर मिल सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर में बात करने वाले हैं कि एक नॉर्मल क्वेश्चन 20 नंबर का आता है आपके यूजी और पीजी के अंदर में। चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे आप अंडर ग्रेजुएशन के अंदर में हो, तो 20 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। 20 नंबर के एक क्वेश्चन के लिए क्राइटेरिया क्या होता है कि 500 वर्ड के अंदर में आपको आंसर लिखना होता है। 500 वर्ड को अगर आप मान लो पेजेस के अंदर में कन्वर्ट करो तो 5 से 6 पेज के अंदर में आपका ये हो जाता है। ठीक है, तो आप कैसे इसका आंसर लिखोगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। और जो भी आपने आंसर लिखा उस आंसर के बेसिस पे कम से कम आपको 18 नंबर मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तो 20 और कम से कम 18 नंबर मिलना चाहिए। पर नॉर्मली जो स्कोर होता है एक भी स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट का जो स्कोर होता है वो 15 के नीचे ही रह जाता है। और 15 के नीचे मतलब अच्छा नंबर नहीं मान सकता मैं उसको। ठीक है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छे स्कोर करना चाहते हो तो आपको कम से कम 18 नंबर स्कोर करना पड़ेगा, जिससे आपका मतलब जो लास्ट में एवरेज बनेगा सारे एग्जाम्स का मिलाकर वो अच्छा बनेगा। ठीक है, तो 18 नंबर हम कैसे स्कोर कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ साथ में यहाँ पे मेरे पास एक स्टूडेंट की आंसर शीट भी है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट ने जो आंसर लिख रखा है, तरीका है उसका बहुत अच्छा है। मैंने उसका आंसर जब देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगा, जिसके कारण से आज मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ इसके अंदर में भी इंप्रूवमेंट बताऊंगा कि कहाँ पे वो चीज़ें चेंज करके आप और अच्छे नंबर से इंप्रूव कर सकते हो। जिस स्टूडेंट का आंसर शीट है ये, जब मैंने उस स्टूडेंट से बात करी तो उसका नॉर्मली ये कहना था, सर मेरा तरीका तो यही है लिखने का, हर बार मैं यही लिखता हूँ, बट प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो रही है कि हर बार मैं जब भी लिखता हूँ तो ये 15 से 16 नंबर के बीच में ही मेरे नंबर आते हैं। ठीक है, जबकि मुझे इसको 18 और 19 के लिए तैयार करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मेरे 18 और 19 आए, तो उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके लिए भी सजेशन देंगे कि क्या किया जाए इस आंसर शीट के अंदर में जिससे 18 और 19 नंबर आ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये आंसर शीट देख रहे हो तो ये MHI 04 का आंसर शीट है। ठीक है, जिसका बुक का नाम आप देखोगे तो भारत में राजनीतिक संरचनाएं, MA हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, MHI 04। अगर इसके अंदर में जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि मौर्य राज्य की प्रकृति की विवेचना कीजिए, कि मौर्य राज्य की प्रकृति कैसी थी, उसका नेचर कैसा था, ठीक है, मौर्य राज्य था कैसा, उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए समझने के लिए कि क्या चीज़ें लिखना है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, वो सबसे जरूरी होता है समझना। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, तब आप बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया कि पूछा क्या है तो आप लिखोगे क्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि मौर्य राज्य है क्या, मौर्य राज्य था किस प्रकार का, उसका प्रकृति क्या था, नेचर कैसा था, बिहेवियर कैसा था, वो आपको बताना है। ठीक है, और उसके बारे में बताना नहीं, उसकी विवेचना करनी है, उसकी पूरी चर्चा करनी है कि इस तरीके से ये चीज़ें रही थी मौर्य साम्राज्य के अंदर में। देखो, जो स्टूडेंट है सबसे पहले क्या करता है, जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं तो सबसे पहले हम बेस बताते हैं, भूमिका बताते हैं, आधार बताते हैं कि आधार क्या है इसका। ठीक है, भूमिका क्या है इसका। तो भूमिका को लिखने के लिए कई तरीके से आप लिख सकते हो। सबसे मेन चीज़ जैसे क्या है कि आप भूमिका को लिखना चाहते हो तो जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे भूमिका ही लिखो तो माना जाएगा कि भूमिका है। आप डायरेक्ट यहाँ पे मौर्य साम्राज्य लिखकर अंडरलाइन करके ऐसे आगे बढ़ा सकते हो, जहाँ पे हो जाएगा कि मौर्य साम्राज्य के बारे में बेस बता रहा है कि मौर्य साम्राज्य था क्या। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जैसे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य की प्रकृति की विवेचना कीजिए। तो स्टार्टिंग में जैसे कि जो स्टूडेंट है इसने बता रखा है कि इतिहासकार के बीच मतभेद है मौर्य साम्राज्य को लेकर कि किस प्रकार का दृष्टिकोण रहा, कैसे कैसे चीज़ों को उपयोग किया गया सोर्स के तौर पर, स्रोत के तौर पर जिसको हम आगे प्रस्तुत करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। बट स्टार्टिंग के अंदर में अगर आप कुछ और भी ऐड करना चाहो जो आपको लगे कि नहीं यार ये अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे आप मौर्य साम्राज्य के स्टार्टिंग बता सकते हो कि मौर्य साम्राज्य बना कैसे, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक था कौन, ठीक है, मौर्य साम्राज्य किस तरह से विस्तृत हुआ। वो 5 से 6 लाइन के अंदर में आप बेस जो होता है, उसका आधार जो होता है, वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, जिसके बेसिस पे अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि हमने ऑलमोस्ट 7 से 8 लाइन या 10 लाइन के करीब के अंदर में हमने क्या किया, आधार जो इसका था, आधार हमने एक्सप्लेन कर दिया। आधार को आप भूमिका के रूप में भी लिख सकते हो कि भूमिका लिख लोगे तो भी चलेगा, या फिर जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका मेन ऑफ थीम क्या है, थीम पूरे क्वेश्चन का क्या है, मौर्य साम्राज्य है, तो आप आधार की जगह पे मौर्य साम्राज्य भी लिखोगे तो भी आपका माना जाएगा।
ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य, उसके बारे में हमने बताया कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, किस तरीके से बना, कब किया गया, वो टाइम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, जिससे क्या होता है एक सिनेरियो, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट आपका आंसर शीट को पढ़ रहा है, कोई भी टीचर पढ़ रहा है, तो उसके माइंड में एक सिनेरियो बन जाता है कि जो पूरा टाइम पीरियड है क्या इस टाइम पीरियड के अंदर में कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो वो एक बेटर फिलोसफी होता है, एक बेटर आइडियोलॉजी होता है एक आंसर शीट को एक्सप्लेन करने का। ठीक है, दूसरा, पहला चीज समझ में आ जाता है। दूसरा चीज यहाँ पे देखो, जब हम एक नॉर्मली हमने लिखा, नॉर्मल हमने इसके बारे में बताया कि मौर्य साम्राज्य ऐसे से रहा, कई बार क्या होता है जो चेक करने वाला टीचर होता है उसके माइंड में जो टाइम पीरियड है वो नहीं रहता है। ठीक है, टाइम पीरियड नहीं रहता, स्टूडेंट के अंदर में भी, माइंड के अंदर में भी टाइम पीरियड नहीं रहता, क्योंकि टाइम को याद करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो अगर आपको टाइम याद है तो टाइम पीरियड को जरूर मेंशन करें कि मौर्य साम्राज्य का राजधानी जो मतलब टाइम पीरियड था इस तरह से इस तरह चला, ऐसे से रहा, वो जरूर मेंशन करें। उसके बाद में आप सबसे मेन चीज़, जैसे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट ने जो कर रखा है, जैसे कि जो भी इतिहासकार होते हैं उनको जरूर मेंशन करें, उनका जो भी उनके द्वारा बोला गया उनको क्वाट करते हुए जरूर लिखें कि ये चीज़ उनके द्वारा ऐसे बोला गया। जैसे यहाँ पे उन्होंने रोमिला थापर जो इतिहासकार हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे क्वाट किया है, रोमिला थापर जैसे लोगों ने क्या बोला, क्या रोमिला थापर का मानना था, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बताया है। तो जब भी आप किसी इतिहासकार को कोट कर रहे हैं तो उसको अंडरलाइन जरूर करें, जिससे वो हाईलाइट हो सके। ठीक है, जब एक टीचर जो चेक कर रहा होता है, जब एक प्रोफेसर चेक करता है आपके आंसर शीट को, तो जब देखता है कि इस तरह से हाईलाइट किया गया है, तब उसको सिंपली एक माइंड में इमेज जाता है कि हाँ ये स्टूडेंट है, इसने पढ़ा है, ठीक है, इसने इस चीज़ों को समझा है, ये इतिहासकार को जानता है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली आपसे बिहेव करेगा और वहाँ पे अच्छे नंबर दे पाता है। ठीक है, तो जो भी इतिहासकार है उनको जरूर अंडरलाइन करें। अगर आप उनके नाम को याद रख रखे हो, उनको मेंशन करते हो कहीं पे भी, तो अंडरलाइन करके जरूर लिखें, या फिर कभी भी उनके जो क्वाट की हुई चीज़ों को बता रहे हो कि रोमिला थापर ने ऐसा कहा, ठीक है, इरफान हबीब का ये मानना था, ठीक है, रूसो का ये मानना था, कुछ भी किसी भी इतिहासकार के बारे में बात कर रहे हो तो वहाँ पर उसके नाम को क्वाट करके, ठीक है, जैसे मान लो हमने लिखा रोमिला, ठीक है, रोमिला थापर, रोमिला थापर, तो ऐसे करके एक अंडरलाइन करके हमने डाल दिया और यहाँ पे आगे में इसका आंसर हमने स्टार्ट किया कि रोमिला थापर ने इस तरह से ये बोला। तो इस तरीके से एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। ठीक है, आगे मैं बात करूँ यहाँ पे और क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। तो पहला तो ये हमारा बेस बन गया, आधार बन गया। आधार बनने के बाद हम बात करते हैं मेन पॉइंट पे कि टॉपिक है क्या। अब सबसे पहले क्या होता है कि अब टॉपिक में आम पूछा गया, इमली पूछा गया, कटहल पूछा गया, वो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि टॉपिक ने पूछा क्या है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि टॉपिक ने पूछा क्या है तो आप आंसर क्या लिखोगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है टॉपिक के अंदर में, क्वेश्चन के अंदर में क्या पूछा गया था कि मौर्य राज्य की प्रकृति, राज्य था किस प्रकार का। यहाँ पे मौर्य साम्राज्य अलग हुआ, राज्य अलग हुआ, मौर्य की प्रशासन व्यवस्था अलग हुआ, शासन व्यवस्था अलग हुआ, ठीक है, अर्थव्यवस्था अलग हुआ। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, क्योंकि जिस बुक से पूछा गया है वहां पर राज्य भी बताया गया कि मौर्य राज्य किस प्रकार का था, वहां पे अर्थव्यवस्था के ऊपर में भी चर्चा किया गया। तो ये नहीं कि अर्थव्यवस्था बता दी हमने, तो आपको किस हिसाब से पूछा गया है ना आंसर, उसको हमेशा अपने माइंड में रख के चलना है और उसी के हिसाब से आंसर देना है। यहाँ पर अगर राज्य पूछा गया तो राज्य को बताएंगे, अगर अर्थव्यवस्था पूछा गया तो अर्थव्यवस्था पूछेंगे, बताएंगे। ठीक है, अगर प्रशासन व्यवस्था पूछ रहे कि प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार का था तो प्रशासन व्यवस्था को ही हम एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे राज्य पूछ रहा है कि मौर्य साम्राज्य के राज्य की प्रकृति क्या थी। तो आप चाहो तो पहले वाली जैसे ये हमने यहाँ पे कोट कर रहे लाइन को, यहाँ पे आगे बढ़ा रहे पॉइंट को, तो यहाँ पे आप बता सकते हो 2 लाइन में कि हाँ मौर्य साम्राज्य के अंदर में राज्य व्यवस्था इस प्रकार की थी। ठीक है, केंद्र प्रशासन प्रणाली थी, सारा कुछ राजा के हाथ में होता था, राजा द्वारा अलग अलग जनपदों का निर्माण किया गया। ये सारी चीजें हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं पहले वाले पॉइंट में। साथ साथ में अब नीचे के अंदर में क्या क्या पॉइंट्स थे, क्या क्या चीजें की गई जो अलग था, मौर्य साम्राज्य को जो अलग बनाता था, ठीक है, क्या क्या चीजें थी राज्य प्रकृति के अंदर में, वो आप एक एक पॉइंट के अंदर में बताते जाओ। और हर एक पॉइंट के ऊपर में अगर आप लिखना चाहो तो 4 से 5 लाइन 7 लाइन आप लिख सकते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट जो धीरे धीरे करते करते आपके जो लाइन है ना 500 वर्ड्स की ओर बढ़ता चला जाएगा। केंद्रीय शासन प्रणाली, केंद्रीय शासन प्रणाली क्या होता है, जहां पर एक व्यक्ति के हाथ में सारी सत्ता होती है, मतलब सारा कुछ सेंटर्ड होता है, एक व्यक्ति के पास जाता है घुमा फिरा के। तो इस तरह से केंद्रीय शासन प्रणाली थी। और जब कभी भी हम इस तरह के इतिहास के टॉपिक्स को लिखते हैं, जब एक्सप्लोर करते हैं, तो सबसे मेन चीज क्या होता है कि स्रोत क्या है भैया, आपको पता कैसे चला कि इसके बारे में कि ये चीज ऐसे है, आपको किसने बताया, स्रोत क्या था, आपको जानकारी कहां से मिला, किसने बता दिया, कौन से पड़ोसी ने बताया। तो सबसे मेन चीज क्या होता है, स्रोत को कोट करना कि हाँ इस चीज से हमें ये इसके बारे में पता चलता है। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी का मेन स्रोत क्या है, तो अर्थशास्त्र पुस्तक हैगा, इंडिका पुस्तक हैगा, और सम्राट अशोक के टाइम पे अलग अलग तरह के यात्रा वृत्तांत लिखे गए, अलग अलग तरह के जो ग्रंथ लिखे गए, वो सारे स्रोत के तौर पर होते हैं, जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य के अंदर में इस तरह की शासन प्रणाली थी, इस तरह की प्रशासन व्यवस्था थी, इस तरह की राज्य प्रणाली थी, वो हमें पता चलता है। ठीक है, समझ में आता है। तो हमें जो भी स्रोत है ना तो उसको भी हाईलाइट करने की जरूरत
जरूरत रहती है कि स्रोत इस प्रकार के थे। अब देखो वहां पे बताया गया कि मौर्य साम्राज्य के अंदर में क्या था, अशोक के अभिलेख थे, ठीक है, इंडिका पुस्तक थी, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक थी, अशोक के शिलालेख, उनके थ्रू हमें पता चलता है कि किस तरह से एकरूपता थी समाज के अंदर में, किस तरह से राज्य केंद्रित था, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो जब कभी भी आप स्रोतों को जिक्र कर रहे हो कि क्या स्रोत थे, ठीक है, तो वो जरूर यहाँ पे मेंशन करें कि हाईलाइट करके कि हाँ ये स्रोतों का हमने उपयोग किया है। ठीक है, समझ में आता है। यहाँ पे आगे यहाँ पे पॉइंट रखा गया कि अर्थशास्त्र के अनुसार। अब देखो यहाँ पे हमने स्रोत मेंशन किया कि भैया इंडिका पुस्तक थी, ये था वो था, इस तरह से। तो यहाँ पे जब हम एक पुस्तक को लेकर कर रहे हैं तो अर्थशास्त्र में स्पेशली क्या मेंशन किया गया, इंडिका के अंदर में क्या मेंशन किया, वो भी हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को यहाँ पे बनाया गया, जिसके अंदर में कहता है कि सभी मानते हैं कि अर्थशास्त्र लंबे समय की परिणाम, मतलब किस तरह से विकास हुआ, किस तरह से परिणाम रहा, उन विकासों का इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा था मौर्य साम्राज्य के अंदर में, लेन देन जैसी व्यवस्था, राजनीतिक विषय हो, आर्थिक विषय हो, उन सभी के ऊपर में उसने जिक्र किया। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के अंदर में क्या बताया गया, राज्य की प्रकृति किस प्रकार से होनी चाहिए, किस प्रकार से बताई गई, उसके बारे में यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि अर्थशास्त्र के अंदर में क्या लिखा गया। उसी तरीके से इंडिका का बता सकते हो कि इंडिका के अंदर में किस तरह से लिखा गया। अशोक के द्वारा जो अभिलेख लिखवाए गए, शिलालेख लिखवाए गए, अलग अलग जगह पे जो शिलालेख मिले, अगर वहां पर राज्य के प्रमाण मिलते हैं, उन शिलालेखों पर राज्य के प्रमाण मिलते हैं, तो क्या प्रमाण मिले वो भी आप अलग से पॉइंट बनाकर लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे अर्थशास्त्र के अनुसार लिखा, उसी तरीके से हम लिख सकते हैं इंडिका के अनुसार। इंडिका किसने लिखी थी, इंडिका, तो मेगास्थनीज ने लिखी थी इंडिका, जो एक दूत था, ठीक है, बाहर से आया था। तो किसका दूत था, चलिए आप कमेंट करके बताते हैं कितने लोगों को पता है, देखते हैं। तो इंडिका के अनुसार भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर अशोक के शिलालेखों के अनुसार, इस तरीके से भी 3 पॉइंट तो यही हो गए आपके, जिसको आप 5-5 वर्ड में, अगर 5-5 लाइन में एक्सप्लेन करते हो तो धीरे धीरे आप 500 वर्ड की ओर बढ़ रहे होते हो। ठीक है, इस स्टूडेंट की जो सबसे अच्छी बात क्या लगी थी पूरे आंसर शीट के अंदर में, जो मुझे लगी थी और आपको भी लगनी चाहिए, इसने डायग्राम का उपयोग किया। डायग्राम से क्या होता है, जैसे आप देखो राज्य के 7 तत्वों को उसने बताया। अगर मान लो आप राज्य के 7 तत्व को इस तरह से लिखकर यहाँ पे लिखते 1 नंबर 2 नंबर और सबके 4-4 लाइन लिख रहे होते, तो बड़ा हौच पौच जैसा हो जाता है और बड़ा बनता है। ठीक है, बड़ा तो बनता है, उसी तरह से लिखना भी चाहिए, बट इसने यहाँ पे एक डायग्राम का उपयोग किया जो टीचर को अट्रैक्ट करता है। पेज भी कंज्यूम किया इसने, ठीक है, अट्रैक्शन भी उसमें बना, अट्रैक्शन का केंद्र भी बना और अच्छा भी लग रहा होता है। किस तरह से आप देखो यहाँ पे डायग्राम क्या यूज किया इसने, तो यहाँ पे बताया राज्य के 7 तत्व क्या हैं। अर्थशास्त्र के अंदर में जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है वहां पे राज्य के तत्व के बारे में जिक्र किया गया। तो क्या तत्व है, तो राज्य का पहला तत्व आ जाता है राष्ट्र, मतलब एक देश। ठीक है, दुर्ग या किला जो होता है ना, दुर्ग या पूर्व गांव नगर किला, ये। फिर कोष मतलब क्या, जहां पर भंडार करे, ये सब चीजें रखते हैं ना, अन्न वन और ये सारी चीजें, मतलब आर्थिक रूप से जो भी चीजें होती है, पैसे वैसे, वो कोष के अंदर में आ गया। स्वामी मतलब उसका राजा, ठीक है, मित्र मतलब उसके जो आसपास के दोस्त, अमात्य मतलब जो मंत्री वो, और दंड मतलब किस तरीके से दंड संहिता बनाए गए वो, जनपद मतलब क्या, उसके आसपास के राज्य, ठीक है, जो राजा द्वारा कंट्रोल किए जाते थे। ये टोटल 7 तत्व थे राज्य के। किस तरह से उसने डायग्राम का उपयोग किया। अगर आपके माइंड में भी कुछ इस तरह का चीजें रहती है ना, तो उसको एक्सप्रेस करो, डायग्राम के तौर पे यूज करो, जो नंबर को आपके इनहेंस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब इस डायग्राम को उसने क्या किया, अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया है, अलग अलग पॉइंट्स में एक्सप्रेस किया। जैसे स्वामी क्या होता है, तो राजा को शक्ति, जो राजा की जो शक्ति थी ना, अभिव्यक्ति की पूरी शक्ति थी, उसको स्वामी के तौर पे जाना गया। आमत्य क्या होता था, एक तरह से प्रशासनिक समूह, जो पूरा मंत्रिमंडल का समूह जो प्रशासन को लीड करता था। जनपद या राष्ट्र क्या होता था, मतलब जनपद एक तरह से भूसीमांकित राज्य, ठीक है, जहां पे जन मतलब एक लोगों का समूह, पद मतलब स्थिति, किस तरह से लोग एक राज्य में रह रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, किस तरह से कौन उसको लीड कर रहा है, ठीक है, जो कृषि वन चारगा सब कुछ उसके अंदर में आता है, उसको हम जनपद या राष्ट्र के तौर पे डिफाइन करते हैं। मतलब एक प्लेस को। दुर्ग या पुर मतलब क्या, एक तरह से जो राजधानी, राज्य, शिल्पकार, जहां पे मतलब लोग रहते हैं। किला होता है, दुर्ग मतलब होता है किला, पुर मतलब ये नगर या गांव के तौर पे हम उसको डिफाइन करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको अलग अलग पॉइंट्स में यहाँ पे बताता चला गया। सबसे पहले उसने क्या यूज किया, डायग्राम का यूज किया। डायग्राम के यूज करने के बाद उसने इस तरह से पॉइंट्स को यूज किया, जिसके ऊपर अच्छे नंबर मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो इस पूरे आंसर शीट को अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा सजेशन मेरी तरफ से यही रहता है कि इन्होंने डायग्राम का यूज बहुत अच्छे से किया। हमें इसके डायग्राम सीखना चाहिए कि किस तरह से डायग्राम का हम उपयोग कर सकते हैं। जो भी पॉइंट्स आपके माइंड में है कि इस पॉइंट्स को मुझे आगे यूज करना है, उसको हमने पहले ही डायग्राम के तौर पर बता दिया। अब देखो यहाँ पे भूमि के प्रकार बता रहा है। अब एक राज्य के अंदर में हमने बताया कि राज्य के तत्व क्या होते हैं, राज्य के तत्व बता दिया। अब राज्य के अंदर में जमीन भी तो होगी जिसपे लोग कृषि करते होंगे, तो जमीन को कितने भागों में बांटा गया अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के अंदर में, वो हमने इस तरह
से डायग्राम करके बताया कि निजी जमीन क्या, जिस पे किसी और का अधिकार ना हो, मेरी जमीन है तो सिर्फ मेरी रहे। सामुदायिक भवन जिसपे एक से ज्यादा व्यक्तियों का अधिकार हो। बंजर जमीन जो पूरी तरह से खाली पड़ी हो, ठीक है। राज्य की जमीन जिसपे राजा का पूरी तरह से अधिकार हो, जो सरकारी जमीन हो। इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम का भी उपयोग किया गया। तो डायग्राम का उपयोग भी कर सकते हो और अच्छे नंबर वहाँ पे मिलने के चांसेस रहते हैं। जब डायग्राम का उपयोग करते हो तो उसको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करो, उन पॉइंट्स को जिसके ऊपर अच्छे नंबर मिलते हैं। एक चीज़, इस पूरे जो पीडीएफ है, इस पूरे पीडीएफ के लिए सजेशन मेरे लिए यही निकलता है एंड ऑफ द रिजल्ट में, कि डेट का यूज़ करो, ठीक है। अगर हम डेट का यूज़ करते हैं अच्छे तरीके से, डेट को हम बताते हैं कि किस टाइम पीरियड के अंदर में सारी चीज़ें घटना घट रही हैं, तब हमें अच्छे नंबर मिलते हैं। क्योंकि हिस्ट्री मतलब क्या, जैसे अब आप कुछ भी बोल रहे हो कि ऐसा हुआ, तो सबसे पहले पूछेगा ना बंदा कि कब हुआ, उसको पता कैसे चलेगा कि इस टाइम पीरियड के अंदर में हुआ। और जो टीचर है जो चेक कर रहा है, भले ही उसको याद हो, पर वो जब आपके टाइम पीरियड को देखेगा ना, तब उसको समझ में आएगा कि हाँ ये वाला टाइम पीरियड इस तरीके से रहा होगा। तो आपको कोशिश करना है कि थोड़ा सा टाइम पीरियड को भी मेंशन करना है, पहली चीज़ सजेशन के तौर पे ये। दूसरा चीज़ ये कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इतिहासकारों को कोट करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर इतिहासकार, जो भी इतिहासकार है ना, कि इसने ऐसा बताया, इतिहासकारों को बताओ कि इस इतिहासकार के द्वारा ये बोला गया, तब आंसर के अंदर में वजन बढ़ता है और उसको हम लिखते हैं। जो भी इतिहासकार को आप मेंशन करें उसको अंडरलाइन जरूर करें, हाईलाइट जरूर करें कि इस इतिहासकार के द्वारा ये बोला गया। कोट पूरी तरीके से करें, ठीक है। कंफ्यूज ना हो कोट करते समय, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लिख किसी और का कोट रहते हो और कोट किसी और को कर रहे होते हो, तो ये भी प्रॉब्लम दे जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें नंबर हमारे बनने के चांसेस रहते हैं। और ये जिस स्टूडेंट का आंसर शीट है ना, ये इसका प्रॉब्लम ही यही था कि ये कहता कि सर मेरे पास जो आंसर आते हैं वो 14 से 16 के बीच में ही आ रहे होते हैं, जो मुझे नंबर मिलते हैं 14 से 16 के बीच में नंबर मिल रहे हैं, जबकि मुझे चाहिए 18 से 19 के बीच में, 20 के बीच में, पर वो मिल नहीं रहे, ठीक है। क्या किया जाए? तो यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट यहाँ पे कमी लगी थी, जो मैंने यहाँ इस वीडियो के अंदर में बताया, और जो मुझे सीखने के लिए मिला, और बाकी आई होप सो बाकी जो व्यूवर्स हैं उनको सीखने के लिए मिलेगा, वो रहेगा कि कैसे एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। डायग्राम का यूज़ कैसे कर सकते हैं, अगर आपके माइंड में पॉइंट्स हैं तो उसका डायग्राम के रूप में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड इस स्टूडेंट की जो सबसे अच्छी बात क्या थी कि लिखने का तरीका जो था बहुत ज़्यादा इजी था, ठीक है। आपको हौच पौच नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा हौच पौच करके। एंड लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखें। निष्कर्ष क्या होता है कि जहाँ पे एंड समअप हम लिखते हैं कि हाँ पूरी तरीके से इस तरह से एंड होगा चीज़ों का। जहाँ पर हम निष्कर्ष, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लिखने भी नहीं आता, तो निष्कर्ष कैसे लिख सकते हैं? तो स्टार्टिंग से क्या था, 2 घंटे की जो मूवी होती है, 2 घंटे की मूवी को आपको 5 मिनट के अंदर में बतानी है या 2 मिनट के अंदर में बतानी है। तो किस तरीके से आप बताओगे, क्या चीज़ें हुआ, निष्कर्ष क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला इस पूरे स्टोरी का, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। 5 से 7 लाइन में लिखोगे, अच्छे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। और बहुत होता है, इतना बहुत होता है, 500 वर्ड के लिए इतना बहुत होता है। और नॉर्मली सबसे मेन चीज़ टारगेट क्या रखो अपने माइंड में कि अगर आप 500 वर्ड के लिए एक्सप्रेस कर रहे हो तो कितने पॉइंट्स बन सकते हैं, कितने डायग्राम बन सकते हैं, क्या क्या चीज़ करना है। ऐसा नहीं कि डायग्राम बनाते उसको एक्सप्लेन नहीं किए, उतना डायग्राम बनाओ जितनी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि पूरे में डायग्राम ही डायग्राम है, हर चीज़ ओवर ना हो, ये भी ध्यान रखो। 500 वर्ड में लिख रहे हो तो सबसे पहले अपना लिख कर ट्राई करो कि कितना लाइन लिख सकने पे 500 वर्ड आपके पूरे होते हैं, कितने पेज में होते हैं। किसी ने 6 पेज लिखा, जरूरी नहीं कि आपका भी 6 पेज हो। अब जैसे इस भाई का है तो इसने बहुत अच्छे तरीके से आंसर को एक्सप्लेन किया है, गैप दिया है, अच्छे तरीके से लिखा है, राइटिंग अच्छी है, ठीक है। तो इसका 6 पेज हुआ। पर कोई वहीं पर कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 4 पेज में कर लेते हैं, कोई 10 पेज भी लगाते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके राइटिंग के ऊपर में कि आपकी राइटिंग कैसी है। राइटिंग को भी इंप्रूव करने की जरूरत होती है, पर यूजी पीजी के अंदर में राइटिंग उतना मैटर नहीं करता है, नंबर मिल जाते हैं, बट फिर भी जरूरत पड़ती है इंप्रूव करने की, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। अगर कोई और सजेशन हो आपको वीडियो के देखने के बाद कि हाँ सर यहाँ पे ये चीज़ें करेंगे तो और नंबर मिल सकते हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिलेगी उस कमेंट से। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।